हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के पार्ट 2 का प्रकाश का अपवर्तन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्लास 10th के लिए वीवीआई है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो पानी में प्रकाश की चाल जो है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम किसमें अपवर्तनांक होता है? तो सबसे कम जो है वायु में अपवर्तनांक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो दिशा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, यानी कि मुड़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखने का क्या कारण है? तो पानी का सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ये सब जो क्रिया अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कितनी होती है? तो यह जो है कम होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वायु जो है विरल माध्यम है और पानी जो है सघन माध्यम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब वायु की अपेक्षा पानी प्रकाशतः कौन सा माध्यम है? तो वायु की अपेक्षा पानी जो है सघन माध्यम है, जैसा कि मैंने अभी बोला था, ठीक है। वायु जो है विरल माध्यम है और पानी जो है सघन माध्यम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यही क्वेश्चन को जो है फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था ऊपर, पानी की अपेक्षा वायु जो है प्रकाशतः कौन सा माध्यम है? तो विरल माध्यम है, ठीक है। और वायु की अपेक्षा पानी जो है सघन माध्यम है और पानी की अपेक्षा वायु जो है विरल माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से यानी कि मुक्त चीज़ से जाती है और जब कोई सघन यानी कि कोई जो है द्रव समझिए तरह से जाती है तो क्या होता है? अविलंब की ओर झुक जाती है। क्या होता है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। जब भी कोई भी किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अविलंब की जाता है, अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब कोई मान लीजिए कोई सघन माध्यम है, ठीक है, यहाँ से जब प्रकाश की किरण जाती है तो सघन माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में अविलंब, यह अविलंब है, ठीक है। अविलंब से गति होती है, दूर भाग जाती है, ठीक है, तो अविलंब से दूर चली जाती है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतहों पर लंपट पड़ती है तो क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ठीक है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है और पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण में जैसा कि मैंने बताया था, कोई भी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अविलंब से दूर भाग जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो कोण है इसका मान जो है बड़ा होगा, एंगल आई जो है ग्रेटर देन होगा एंगल आर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेंस के कितने प्रकार होते हैं? नियम लिखा गया था, गलत था, ठीक है। तो लेंस के कितने प्रकार होते हैं? लेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस के किनारे की अपेक्षा बीच का जो यानी कि मध्य का जो भाग होता है वह होता है कैसा होता है? क्या होता है? तो जो है मोटा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये जो उत्तल लेंस था, ठीक है। अब जो है अवतल लेंस में मध्य की अपेक्षा यानी कि जो बीच का भाग होता है उसकी अपेक्षा किनारे का भाग होता है कैसा होता है? तो पतला होता है, ठीक है। अवतल लेंस में की मध्य का भाग की अपेक्षा किनारे का भाग पतला होता है। अगला क्वेश्चन, तब हम लोग चलते हैं, एक नीचे छूट गया है, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो लेंस को घेरने वाली गोलीय सतहों के केंद्र को कहते हैं तो वक्ता केंद्र कहते हैं। वक्ता केंद्र होता है जो लेंस को घेरता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन,
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन को ऐसे सूचित करते हैं, तो इसका जो होता है v बटे यू, v जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को, u जो है वस्तु की ऊंचाई को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस का क्या कार्य होता है? इसका जो कार्य होता है किरणों के समूह को अभिसारित करना होता है। ठीक है, अपसारित लिखा गया है, गलत होगा। ठीक है, अपसारित होगा। अपसारित करना होता है। इसी में जब अब अवतल लेंस में जो है, अवतल लेंस का क्या कार्य होता है, तो किरण पुंज को जो है अपसारित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक जो नीचे छूट गया उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो है क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को कहते हैं, उत्तल लेंस को फोकस दूरी को हम लोग धनात्मक कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस को फोकस दूरी को हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी को कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक कहते हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति लेंस तथा f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। अब जो है हम लोग अवतल लेंस में जो है वस्तु की स्थिति को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे किसी जगह पर, या अनंत पर रखा जाए या किसी पर। ठीक है, तो उसकी स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, और वस्तु का आकार और उसकी प्रकृति क्या होगी, हम लोग देखने वाले हैं अवतल लेंस में। उसके बाद हम लोग उत्तल लेंस में देखेंगे, जितने भी कार्य होगा सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, स्थिति जो भी होगा हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति लेंस तथा f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के पीछे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति लेंस तथा f1 के बीच, सब में जो है हो छूट गया है, बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है आभासी और सीधा होगा, और ये जो है वस्तु के आकार से बड़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति f1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है अनंत पर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति f1 पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है क्या होगी, तो वास्तविक होगी और उल्टा होगी। ठीक है, और ये जो है वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति f1 तथा 2f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है 2f2 तथा अनंत के बीच होगी। ठीक है, 2f2 तथा अनंत के बीच। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति f1 तथा 2f1 के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार जो है यह जो है वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और इसका आकार जो है यानी कि साइज जो है वस्तु के आकार से बड़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। एक और क्वेश्चन छूट गया है नीचे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सारे VPI है। होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति 2f1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 पर, मतलब ठीक लेंस के, उत्तल लेंस के पीछे 2f2 पर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं आगे। उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति 2f2 पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है, प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और ये जो है आकार है वस्तु के आकार के बराबर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति 2f2 तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है 2f2 और f2 के बीच होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति 2f2 और अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, और इसका जो है आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा। ठीक है, वस्तु के आकार से छोटा होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और छूट गया है, इसको भी ले लेते हैं। उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, उत्तल लेंस में अगर किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका जो है प्रतिबिंब की स्थिति जो है f2 पर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो है उत्तल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जब वस्तु अनंत पर हो तो यह जो है वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति लेंस तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति लेंस तथा, अब जो है हम लोग अवतल लेंस में पढ़ने वाले। ठीक है, देख सकते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस खत्म है। और उत्तल लेंस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है स्थिति में, कोई वस्तु की स्थिति कहाँ हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो, या फिर
उसका प्रकृति या आकार कुछ भी नहीं पूछने वाला है, सारा मैंने करा दिया। अब जो है अवतल लेंस में चलते हैं। अब अवतल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति लेंस तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति लेंस तथा 2f2 के बीच होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति लेंस तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगी? तो है प्रकृति आभासी होगा, यानी कि काल्पनिक होगा और सीधा होगा, और वस्तु के आकार से छोटा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक और छूट गया, उसको भी हम लोग ले लेते हैं नीचे। अवतल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति f2 पर होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन और बच गया है। अवतल लेंस में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार जो होगा आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश केंद्र को कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। प्रकाश केंद्र को कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है, एक साथ होगा मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन, लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता जो है फार्मूला होता है P = 1/f, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये जो है क्वेश्चन जो है लास्ट था, ठीक है। यहाँ से जो है आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, जितना भी VBI क्वेश्चन था। मैंने होप आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो मैंने जितने वीडियो को दिया है और आपको याद नहीं हुआ तो एक बार और देख लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।